वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या आप इसे कह सकते हो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसका यूज़ करके आप किसी भी अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसे आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है। तो इस टेक्निक में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल है ना उसके ऊपर हम डालते हैं आईआर रेडिएशन। डालने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो ट्रांजिशन। ये मॉलिक्यूल सबसे पहले इस आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा। ठीक है, और उसके बाद में हमें फिर डिटेक्टर के ऊपर वो ट्रांसफ़र जो राइट है वो डिटेक्टर के ऊपर जाएगा और फिर डिटेक्टर जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर के ऊपर हमें फिर स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसे हम कहेंगे आईआर स्पेक्ट्रम। तो कुछ इस प्रकार से हमें वो स्पेक्ट्रम मिलेगा, मतलब ग्राफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखने वाले हैं सबसे पहले आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है। जो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होता है वही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा या आईआर स्पेक्ट्रम दिखाएगा। ठीक है, अब आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब कौन सा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होता है, जिसकी डायपोल मोमेंट चेंज होती है। अब इसका मतलब क्या, जिसकी डायपोल मोमेंट चेंज होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट है क्या। तो डायपोल मोमेंट मतलब क्या होता है। डायपोल मोमेंट मतलब सपोज कंसिडर कीजिए एक मॉलिक्यूल है जो दो एटम से बना हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये जो है दोनों में का d इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अब म्यू का मतलब होगा डायपोल मोमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ये होता है डायपोल मोमेंट। तो चेंज इन डायपोल मोमेंट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है या चार्ज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। ये जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर बॉन्ड को हमने कंसिडर किया है एज अ स्प्रिंग। ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसकी डायपोल मोमेंट चेंज होती है। मोस्टली वो मॉलिक्यूल हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक होता है, मतलब दो डिफरेंट एटम उसमें होते हैं मेनली। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंज इन डायपोल मोमेंट में। इसका मतलब क्या कि जो ये दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो चेंज होगा। अब कैसे, इसलिए आप कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले हम वाइब्रेशन का मतलब अगर मैं बताऊँ आपको तो क्या होता है। कंसिडर कीजिए एक आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसे एक तरफ से पकड़ा है और दूसरी तरफ से दूसरा एंड जो है उसको आपने खींचा है। खींचने के बाद आपने छोड़ दिया, तो वो जो स्प्रिंग है खींच आपने छोड़ने के बाद वो क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर से वो वहीं पे रुकेगी क्या, नहीं, फिर से वो जाएगी पीछे, फिर से वो आएगी आगे, फिर से वो जाएगी पीछे, फिर से वो जाएगी आगे। तो ये जो आगे आने आएगी स्प्रिंग, बाद में पीछे जाएगी, ये जो इसका मूवमेंट है इसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। और ये बॉन्ड को हमें कंसिडर किया है एज अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, इसका मतलब दो एटम भी, मतलब जो एटम है वो भी आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है, मतलब बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, मतलब स्प्रिंग जो है वो छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। इसका मतलब उसमें जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें का जो चार्ज है उन दो एटम के बीच में वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको कंसिडर करना है समझने के लिए। ऐसा ही है, यहाँ पर कंसिडर भी किया है बॉन्ड को एज अ स्प्रिंग। ठीक है, तो अब कौन से मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, तो आई बॉन्ड Cl, तो इसके बीच में जो बॉन्ड है मतलब यहाँ पर चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है। अगला मॉलिक्यूल है ट्राइक्लोरोमीथेन, तो ये क्या है, आईआर एक्टिव है। CO2 जो है ये आईआर इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो है या C डबल बॉन्ड O जो है ये क्या होता नहीं है, ये वाइब्रेट नहीं होता, ये इसका डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल है, क्योंकि OH में जो बॉन्ड है उसके डायपोल मोमेंट या डायपोल मोमेंट जो इस मॉलिक्यूल की चेंज होती है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखने वाले हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब अब जो ये मॉलिक्यूल है ना वो नंबर ऑफ मोड्स से वाइब्रेट होता है। मेनली मॉलिक्यूल जो है दो प्रकार से वाइब्रेट होता है, एक है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में मेनली होता क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, और बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, चेंज इन एंगल। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फिर से दो टाइप से है, उसमें नंबर 1 सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, उसके बाद में अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन 4 प्रकार से होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। अब सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के बारे में। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, दो जो एटम है आप देख सकते हो सामने, तो ये दोनों एटम क्या करते हैं, वो सेंटर एटम की तरफ जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। अब अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल सेंटर एटम की तरफ जा रहा है तो दूसरा सेंटर एटम से दूर जा रहा है। यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेच होता है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। और आपको यहाँ पर कंसिडर करना है बॉन्ड को एज अ स्प्रिंग और एटम को एज अ बॉल, ठीक है। तो स्प्रिंग को, ये दो बॉल जो है उसके बीच में स्प्रिंग है, तो आपको बस खींचना है, ठीक है, या बेंड करना है उस स्प्रिंग को, वही करना है यहाँ पर। तो बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, सीजरिंग वाइब्रेशन सबसे पहले। तो सीजरिंग वाइब्रेशन में कुछ इस प्रकार से, जो दो एटम्स है वो एक्सिस, सेंटर एटम की जो एक्सिस है उसकी तरफ आ रहे हैं। रॉकिंग में क्या होता है, जो दो एटम्स है वो क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव रहे हैं, एक ही एंगल से मूव रहे हुए। वैगिंग और ट्विस्टिंग जो है ना, ये दोनों जो वाइब्रेशन है ये आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस हैं। इसमें क्या होता है कि वैगिंग में जो दो एटम्स है, एक अप, दोनों भी अप जाएंगे या दोनों भी डाउन जाएंगे। ट्विस्टिंग में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अप जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल डाउन जाएगा, तो एक अप एक डाउन, एक अप जाएगा दूसरा डाउन जाएगा। तो ये हो गए सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो इस इतने सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस है, तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट होता है इतने टाइप से। अब देखते हैं हम कि सपोज एक मॉलिक्यूल है, वो कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन शो करेगा, उसमें स्ट्रेचिंग होगा क्या, बेंडिंग होगा क्या, वो कितने प्रकार से वाइब्रेट हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन उसमें होंगे, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड है ज्योमेट्री के ऊपर। अगर मॉलिक्यूल लीनियर उसकी ज्योमेट्री होती है या नॉन लीनियर ज्योमेट्री होती है। अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होती है तो उसे हम निकाल सकते हैं बाय 3n-5 इस फॉर्मूला की मदद से। यहाँ पर जो n है इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। तो सपोज वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 नंबर ऑफ एटम, तो n की जगह आपको 3 डाल देना है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कौन सा है, नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसके लिए हमें फॉर्मूला है 3n-6। तो यहाँ पर n की जगह वाटर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होने की वजह से इस फॉर्मूला में हम डालेंगे तो 3n-6, तो 3 इंटू वाटर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 नंबर ऑफ एटम, तो 3 इंटू 3 -6, तो 9 - 6 कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 मोड ऑफ पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन वाटर मॉलिक्यूल में है। अगर आप CO2 की बात करते तो CO2 में भी फिर से 3 नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है, 3 एटम से बना हुआ है। तो उसके लिए अब आपको ऊपर का फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। उतने नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन उस मॉलिक्यूल में होंगे तो आप निकाल सकते हो। तो ये उसका कुछ बेसिक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जाने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। उससे पहले एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशन, क्योंकि आपने यहाँ पर कंसिडर किया है जो मॉलिक्यूल है, ये दो बॉल कंसिडर किए हैं और ये स्प्रिंग कंसिडर किया है। तो अगर आपको स्प्रिंग को खींचने में ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू इसको बेंड करने में कम एनर्जी लगती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी, यहाँ पर लाइट एनर्जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे अगर मैं आपको बात करूं तो अब आगे है एनर्जी रिक्वायर फॉर अ वाइब्रेशन। तो ये लास्ट में हमने हमारी एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी वाइब्रेशन ट्रांजिशन के लिए लगने वाली है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने यहाँ पर एक कंसिडर किया है, दिस इज अ पॉसिबल
दिस इज द एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पर आर का मतलब रिलेटिव पोजिशन। तो यहाँ पर उन्होंने कंसिडर किया है, सपोज कंसिडर कि एच बॉन्ड Cl, एक मॉलिक्यूल इन्होंने कंसिडर किया है क्वांटम मैकेनिक्स ने। तो ये जो मॉलिक्यूल है एच जो है ये लाइटर एटम है, तो यहाँ पर Cl एक फिक्स पोजीशन में फिक्स है, और एच जो है एच को हम खींचेंगे या एच को हम, ये जो स्प्रिंग है इसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एच को खींचते हैं, यहाँ पर बॉन्ड को हमने कंसिडर किया है एज अ स्प्रिंग, ठीक है। तो अगर आप एच को खींचते हो, ठीक है, आप एच तो खींचते हो, छोड़ देते हो, तो छोड़ने के बाद वो आएगा यहाँ पर, फिर से वो यहाँ रुकेगा क्या? यहाँ नहीं रुकेगा, तो वो कहाँ जाएगा? फिर से दूर जाएगा, है ना। तो आगे आने वाला, सबसे पहले हम पीछे खींचेंगे, पीछे खींचने के बाद हम उसे छोड़ेंगे तो वो आगे आएगा, आगे आने के बाद वो फिर से पीछे जाएगा, तो वो जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर नहीं रहने वाला। तो इस प्रकार से उसका वाइब्रेशन होगा, एक स्प्रिंग को खींचने के बाद जैसा होता है वैसे ही। तो यहाँ पर भी हमें सेम कंसिडर किया है, ये Cl और ये यहाँ पर H, और ये है उसका ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ से हमने इसे खींचा हाइड्रोजन को, यहाँ से यहाँ पर, और बाद में हमने छोड़ा तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस दो जो है इसमें वो वाइब्रेट होता ही रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखा V0, तो यहाँ पर जो है V0 क्वांटम नंबर V, तो V इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखते यहाँ पर अब H है, तो H को यहाँ से हमने खींचा यहाँ पर, उसके बाद में छोड़ देने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहले उसे खींचा और फिर छोड़ दिया, तो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा खींचने छोड़ने के बाद, तो वो और कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्प्रिंग और कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर से वो पीछे जाएगा, फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पे कब आएगा? जब पूरे उसका होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है? वाइब्रेशन देखना है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा भी अगर स्ट्रेच करते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, यहाँ से हम खींचेंगे उसे, ठीक है, यहाँ से खींचने के बाद यहाँ पर, और छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद फिर से वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर से वो पीछे जाएगा, फिर से वो आगे आएगा, तो ये वाइब्रेट होता ही रहेगा। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स ने कंसिडर किया है। अब बढ़ते हैं आगे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा Cl बॉन्ड H, तो ये बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो उस वक्त हाईएस्ट एनर्जी हमें लगने वाली है, तो वो हमें करना नहीं है, हमें बस बॉन्ड को वाइब्रेट करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगर आपको यहाँ की एनर्जी निकालनी है, यहाँ की एनर्जी V1 की V0 पे एनर्जी निकालनी है, V0 पे एनर्जी कितनी होगी, V2 पे एनर्जी कितनी होगी, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या कंसिडर किया है, अगर मॉलिक्यूल को आप खींचने के लिए या मॉलिक्यूल को वाइब्रेट, तो खींचने के लिए मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी लगेगी, वो क्वांटम मैकेनिक्स ने कंसिडर किया है। तो अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सपोज आप 2 हर्ट्ज इतनी एनर्जी देते हुए आप कुछ एनर्जी देते हो, आप सपोज आप एनर्जी देते हुए आप स्प्रिंग को थोड़ा खींचते हो, उसके बाद में छोड़ देते हो, फिर से और ज़्यादा खींचते हो, और ज़्यादा खींचते हो, और ज़्यादा खींचते हो। तो हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं? तो अगर हम इतनी एनर्जी देते हैं तो इतना खींचा जाएगा, इतनी एनर्जी देते तो इतना खींचा जाएगा, इतनी एनर्जी देते तो और ज़्यादा खींचा जाएगा। तो वो स्प्रिंग को खींचने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो और ज़्यादा वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो जितनी ज़्यादा हम एनर्जी देंगे उतना वो वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो ये सब आयर एक्टिव मॉलिक्यूल होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम देते हैं तो वो इतना वाइब्रेट होगा। बस यही क्वांटम मैकेनिक्स ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो आप V0 की एनर्जी, V1 की एनर्जी, V2 की एनर्जी कितनी होगी वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी, तो आप इस मॉलिक्यूल में V इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए, V इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर डाल के एनर्जी निकाल सकते हो, और बाद में E1 की एनर्जी एक आएगी, E0 की एनर्जी आएगी, तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है मतलब डेल्टा E निकाल सकते हो आप, और डेल्टा E निकालने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी उतनी एनर्जी जो है इज इक्वल टू होंगी वो एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी इक्वल टू द फोटोन एनर्जी, डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू। तो यहाँ पर निकाला भी है E इज इक्वल टू E V इज इक्वल टू 1,
ई वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम V0 से V1 की तरफ जब जाएंगे तब कितनी एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पर हमने निकाल, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पर हमने निकाला है कि इतनी एनर्जी लगने वाली है। तो हम अगर डालते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं V0 की एनर्जी, V1 की एनर्जी, वहाँ उस फॉर्मूला का यूज़ करके, तो हमें h म्यू इतनी एनर्जी लगेगी। अब म्यू जो है, यहाँ पर जो म्यू है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर दी है। तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई के अपॉन म्यू। तो के का मतलब रिड्यूस, यस नो, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट, म्यू का मतलब होता है रिड्यूस मास, उसका मतलब होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो उसका यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं, तो म्यू की वैल्यू आपको पता है, ये म्यू की वैल्यू आपको डाल देनी है यहाँ पर। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर डालने के बाद 1 अपॉन ये डालने के बाद, उसके बाद में ये एनर्जी आपको कंपेयर करनी है विथ फोटोन एनर्जी के साथ, कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगी ये फ्रीक्वेंसी की। तो इतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपको लगने वाली है, इतनी एनर्जी आपको लगेगी अगर आपको V0 से V1 की तरफ जाना है, तो ट्रांजिशन करना है तो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्वांटम मैकेनिक्स ने जो कहा। क्वांटम मैकेनिक्स ने बहुत ही सिंपल बात कही है, कुछ नहीं कहा है कि जो मॉलिक्यूल को आपको जितना स्ट्रेच करना है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगेगी मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करने के लिए। इतनी एनर्जी दोगे तो इतनी, इतनी दोगे तो इतनी। और यहाँ पर एक बात और है कि अगर आप V=0 डालते हो ना, V=0, तो जो एनर्जी की वैल्यू आती है ना, वो आती है 1/2 h म्यू। तो इतनी एनर्जी आती है, मतलब V0 जो है वहाँ पर भी मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो 0 पॉइंट एनर्जी हम इसे कहते हैं। तो मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री पे भी वो वाइब्रेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये सब हमने देखा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक। आई होप आपको समझ में आएगा, और भी आपको समझ में आएगा जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, मैकेनिक्स देखेंगे, तो और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उस वक्त हम एक बात देखने वाले हैं, यह बात जाने दो आपकी। तो ये बात है कि मॉलिक्यूल जो है ना, वो तभी आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर रेडिएशन। तभी मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब इसका मतलब क्या है, तो हम देखेंगे ये इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिक्स में, ठीक है। तो इतना आपको इसका जो है ये सब बेसिक है जो आपको याद रखना है। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू।